हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 14th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.14। पिछले लेक्चर 13 लेक्चर की बात कर रहे हैं हम। उसमें आपने पढ़ा जब हम सेल्स की मिक्स ग्रुपिंग करते हैं, और सारे के सारे सेल्स जो मिक्स ग्रुपिंग में हम यूज करते हैं वो सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के थे, तब क्या कंडीशन होगी कि हम उस मिक्स ग्रुपिंग से मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर लें। ये आपने टॉपिक पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसका डेरिवेशन भी किया था और कंडीशन पर डिस्कस भी किया था। आज उसके आगे कर रहे हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक। उसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, उन पर डिस्कस भी करेंगे कि कैसे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो उसमें आज आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर आप बात करें पावर की, तो हम एक पावर की डेफिनेशन आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पावर, तो जो आप 11th क्लास में पावर पढ़ चुके हैं वो डॉक्टर जयकाल की पावर थी। शक्तिमान याद आया? डॉक्टर जयकाल, उसका एक फेमस डायलॉग था, पावर पावर। ऐसे करता रहता अपनी लैब में बैठ के, पावर। ये तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वो 11th में थी वो डॉक्टर जयकाल की पावर, अब नहीं है डॉक्टर जयकाल की पावर। क्योंकि वो जो पावर थी, वहां पर जब हम पावर की बात करते थे तो वो किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की पावर की बात हम नहीं कर रहे थे। वहां पावर आते रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये डेफिनेशन पढ़ा आपने। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो कोई भी इंसान काम कर रहा है, किस रेट से कर रहा है वो डिफाइन कर दिया। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की पावर की बात करेंगे। तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की पावर की बात करें तो मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दिया है ताकि आप उसे आसानी से नोट कर लें। मैं उसको रब कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करना स्टार्ट करूंगा और उसके फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उसको समझाऊंगा। तो आप देख सकते हैं पहले क्या है इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच एन अप्लायंसेस। अब देखो यहां पर क्या है, अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं। द रेट, अप्लायंसेस का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन अप्लायंसेस कहलाती है, जो बिजली से चलने वाली है वो अप्लायंसेस। तो द रेट एट विच एन अप्लायंसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कह रहे किस वो रेट, जिस रेट से कोई अप्लायंसेस या कोई मशीन इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर। अब दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा, अब आप एग्जांपल समझें। आपने फैन को इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तो वो फैन उससे मूव करने लगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन ने किस में कन्वर्ट कर दी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फैन घूमने लगा। आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटर को दी तो हीटर से हीट प्रोड्यूस होने लगी, यानी कि हीटर ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी एलईडी को दिया तो एलईडी ने उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो अलग अलग अप्लायंसेस जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझ में आया? अब दूसरी जो डेफिनेशन आपको पढ़ना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की है, ठीक है। अब दूसरी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की है वो है द टोटल वर्क डन by the source of EMF in maintaining electric current in a circuit for a given time is called electric energy। वैसे अगर देखा जाए एनर्जी की तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, आपने 11th में पढ़ा। पर यहां कह रहे हैं कि द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF,
सोर्स ऑफ ईएमएफ कौन होता है? बैटरी या सेल या कोई दूसरा अप्लायंस जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि कोई बैटरी या सेल कह रहे हैं, वो उसकी वर्क डन की बात कर रहे हैं। इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट, अब जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट, मेंटेन का मतलब इलेक्ट्रिक करंट उस जिस भी सर्किट से उसे कनेक्ट करोगे उसमें फ्लो करेगा। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन अ गिवन टाइम यानी कि उसके लिए टाइम इंटरवल भी फिक्स है। फिक्स का मतलब ये कोई आप टाइम इंटरवल लोगे, जितनी भी देर काम करना है, कितनी देर उस बैटरी या सेल ने किसी अप्लायंसेस को एनर्जी दिया, कितने टाइम तक दिया, उसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया अभी, ये तो सर नोट करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, वो आप नोट कर लें, बाकी मैं भी उसको अभी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं कर देता रहा। अब बात कर रहे हैं फिर से इलेक्ट्रिक पावर। देखो, आपने जो 11th में डेफिनेशन याद किया मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आपने 11th में डेफिनेशन क्या याद किया? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ये इलेक्ट्रिक पावर आप बोलो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कॉल्ड इट्स पावर। बस आपको वही डेफिनेशन करना है, बस में एक थोड़ा सा टर्म जोड़ देना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कॉल्ड इट्स पावर। समझ में आया? इलेक्ट्रिक अप्लायंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर की बात करें। अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन का स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला। देखो, एक चीज समझना, पावर और एनर्जी में पहले आप डिफरेंस समझ लें कि क्या अंतर है। तो क्या होता है? पावर का मतलब होता है, अगर हम जनरल बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें या किसी मशीन के लिए भी वही रहेगा, कोई भी इंसान किसी काम को किस रेट से कर रहा, रेट से मतलब किस स्पीड से कर रहा, वो कहलाती है पावर। वो क्या कहलाती है? पावर। कितना, जैसे हम कहते हैं ये तो बहुत जल्दी काम कर लेता है, ये थोड़ा धीरे काम करता है, वो जो जल्दी और धीरे कहते हैं ना, वो कहलाता है रेट। किसी ने क्या करा, कोई इंसान कोई मटेरियल, कोई आर्टिकल्स बना रहा है, कोई सामान बना रहा है, समझ लो कोई क्रिकेट की बॉल ही बना रहा है, मैनुअली हाथ से बना रहा है। अब एक इंसान है जो क्या करता है, 1 घंटे में 4 बॉल बना पाता है, और एक इंसान है वो 1 घंटे में 6 बॉल बना देता है। तो हम क्या बोलेंगे, जो 6 बॉल हमने, उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है, यानी कि एक ही घंटे में ये 4 बना रहा है, वो 6 बना रहा है, यानी कि उसकी पावर ज़्यादा हो गई। यानी कि वो 1 घंटे में 6 बना रहा है, दूसरा 1 घंटे में 4 बना रहा है। ये होता है कि गिवन टाइम इंटरवल में कौन ज़्यादा काम कर रहा है। तो हम बोले जो ज़्यादा काम कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है। और एनर्जी की जब बात करते हो, एनर्जी में कोई कितना काम कर सकता है। जैसे एक इंसान है, वो पूरे दिन में बोलेगा कि भाई मैं 40 बॉल ही बना सकता। अब पूरे दिन के बाद आपने कहा भाई थोड़ा ओवर टाइम कर लो, वो बोला भैया मुझ में दम नहीं है, मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता। ठीक है। और जो दूसरा है कोई, वो ये कहेगा भाई मैं बनाऊंगा, तो जैसे एक पहले वाले ने कहा मैं पूरे दिन में 40 बना लूंगा, तो दूसरे वाले ने कहा मैं पूरे दिन में बनाऊंगा 30। लेकिन हाँ ये है, अगर आप चाहो तो मुझसे रात को भी बनवा लो, मैं पूरी रात बनाता रहूंगा, यानी कि पूरे दिन में 30 बनाऊंगा, पूरी रात में 30 बनाऊंगा। तो वो बोला है मैं लगातार काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो हम दूसरे वाले क्या बोलेंगे, हमें इससे एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा क्या, वो लगातार काम कर रहा है, एनर्जी होगी तभी तो काम करेगा। एनर्जी, अब देखो दूसरे वाला जो 30 बना रहा है, पावर ज़्यादा नहीं उसकी। पावर क्यों ज़्यादा नहीं, क्योंकि पावर तो पहले वो 1 दिन में बना रहा है 40, वो 1 दिन में बना रहा है 30। लेकिन जो 40 बना रहा है वो कह रहा है भैया मैं दिन में ही बना पाऊंगा, फिर जब शाम हो उसके बाद मैं नहीं बना सकता, मुझ में बिल्कुल दम नहीं रहता। दूसरा वाला कह रहा है हाँ मैं 30 जरूर बनाता दिन में, मैं पूरी रात बना सकता हूँ। तो दूसरे वाले की एनर्जी ज़्यादा, पहले वाले की पावर ज़्यादा है ना। पहले वाले का रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है, गिवन टाइम में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, वो गिवन टाइम में कम प्रोडक्शन कर रहा है। ये एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया समझने के लिए। ठीक है। तो ये पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी में डिफरेंस है। अब बात करते हैं पावर। तो समझ आया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब क्या होता है, जब हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वर्क डन अपॉन टाइम हो गया। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो वर्क डन की जूल हो गई, और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो गई यूनिट किसकी, पावर की। किसकी, पावर की हो गई।
और दूसरी यूनिट क्या हो गई, दूसरी बहुत ही कॉमन यूनिट जो आपने 10 में ही पढ़ चुके हो, वॉट। ठीक है, वॉट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है SI यूनिट, ये दोनों कैसी यूनिट है, SI यूनिट, SI यूनिट, ये दोनों SI यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की। इतना समझ में आ गया। तो ये आपकी SI यूनिट होगी। अब क्या होता है, पावर के फॉर्मूले और भी। अब ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादातर यूज नहीं होता क्योंकि वर्क डन है, यहाँ पर ज्यादातर यूज नहीं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में आपके फॉर्मूले पावर के यूज होंगे वो अब इसी से ड्राइव करेंगे। तो हमने लिखा पावर, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, V इक्वल्स टू W/Q। पोटेंशियल, V पोटेंशियल, W वर्क डन, नीचे चार्ज, तो W इक्वल्स टू VQ। तो देखो भाई, जब बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पावर की तो बात करेंगे वोल्टेज की, बात करेंगे चार्ज की, बात करेंगे करंट की, यही बातें होंगी। जैसा टॉपिक वैसी बातें। तो हम इस वर्क डन को हटाकर इसकी जगह V इंटू Q लिख देंगे। तो हमने लिखा V और ये लिख दिया Q, और ये जो T था उसको एज इट इज लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला हो गया पावर इक्वल टू V। अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है थर्ड चैप्टर में, I इक्वल टू Q अपॉन T, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो Q अपॉन T, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो आप I। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया पावर का, पहला फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट या पोटेंशियल इंटू करंट, VI। इतनी बात है समझ में, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे इसमें। हमने इसी फॉर्मूले को लिया P इक्वल्स टू और V, अब फिर यहां लिखते हैं एक फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। देखो भाई ऐसे लिखते आते ना, साइड में लिखते आते, ये फॉर्मूला लगाया यहाँ, ये लगाया यहाँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस समझ गए। मैंने कहा ये नहीं सोचना अरे इतनी चीज, ये सोचो अरे इससे ज्यादा, अगर ये कितने 1 2 3 4 अगर 40 होंगे तो 40 के 40 को सबको रट डालूंगा, ये सोचना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आओ कितने आओगे, जो जो आएगा फॉर्मूला सबको रटूंगा, ऐसा सोचना और उसको वैसे ही याद करना। समझ में आ नहीं आया, यार अरे यार ये आ गया, अब ये इसमें लगाए, कितने याद रखें, ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पॉजिटिव सोचना हमको, पॉजिटिव। अब क्या हो गया, V की जगह हमने लगाया IR और I की जगह I। तो P इक्वल्स टू I और I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो बच्चों ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, दिस वन इज द सेकंड फॉर्मूला, ये पावर का हो गया। एक ये। अब क्या करेंगे, एक और है, इसी को लेंगे, इसी को इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें मेन वाले में। तो P इक्वल्स टू, अभी V की जगह IR पुट करा था, अब I की जगह पुट करेंगे, तो I के इसी से I किसके बराबर हो गया, V अपॉन R। I यही रहा, V के नीचे R लिख दिया, V के नीचे ये वाला R। तो जब हमने क्या करा, इस V की जगह तो V लिखा और इस I की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। तो फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला तीसरा। तो ये 3 पावर के फॉर्मूले आ गए जिन पर बेस न्यूमेरिकल भी हैं और वो यूज भी होते हैं। तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है, इनको सबको याद रखना है, भूलना नहीं। यूनिट सबकी सेम होगी, वॉट हो गई, ये तो हो गई। अब हम बात करें अगर बड़ी यूनिट की, देखो ऐसा यूनिट तो हो गई वॉट, तो बड़ी यूनिट होती है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट। 1 मेगावाट जो होता है वो बराबर होता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये तो हो गया आपका। 1 मेगावाट जो होता है वो बराबर होता है 10 टू दी पावर 6 यानी वॉट के बराबर। यानी कि मेगावाट को वॉट में कन्वर्ट कर रहा है तो 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 मेगावाट है
10 to 6, अगर 2 मेगावाट है 2 इंटू 10 to 6 ऐसे। अगर आपको लग रहा है ऐसे कर लो 1 इंटू 1 के प्लेस में 1 और मेगावाट, तो मेगावाट को वॉट में करना, तो मेगा कन्वर्जन क्या हो गया, इस मेगा कन्वर्जन हो गया 10 to 6 और वॉट की जगह पर ये वॉट, तो ये फाइनली कितना है 10 की पावर 6 वॉट। इतना समझा मेगावाट। अब याद है 1 किलोवाट, किलोवाट किलो, अच्छा ये हो गया, तो मेगावाट अगर हो गया तो उसको MW इस तरीके से लिख देते, 1 MW ये मेगावाट। ऐसे किलोवाट, किलोवाट को कैसे लिखेंगे KW, किलोवाट। 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, 1 के प्लेस, इस 1 के प्लेस में तो 1 लिखा और किलो, किलो 10 to 3 और वॉट के प्लेस पर तो वॉट, तो ये आ गया 10 की पावर 3 वॉट, ये आ गया 1 मेगावाट 10 to 6 वॉट कह रहा, 1 किलोवाट 10 to 3 वॉट कह रहा, और एक आता 1 हॉर्स पावर HP, ये होता है 746 वॉट के बराबर। ये 2-3 वैल्यू हैं आसान आसान सी हैं जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 मेगावाट 1 किलोवाट और 1 हॉर्स पावर। तो ये आपका टॉपिक हो गया, बस ये छोटी सी पावर की डेफिनेशन बता दिया, पावर के 3 फॉर्मूले हो गए और ये इनकी यूनिट्स हो गई। ऐसा यूनिट तो ऊपर लिख दिया मेगावाट, और ये किलोवाट ऐसा यूनिट नहीं है। समझ में आया कौन सी ऐसा यूनिट है, एक जूल पर सेकेंड, और वॉट ये पावर की ऐसा यूनिट है, और हॉर्स पावर भी ऐसा यूनिट नहीं है। 1 हॉर्स पावर अगर दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, वॉट में, 746 वॉट। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, जितने हॉर्स पावर दे लिखा है 3 हॉर्स पावर, तो 3 इंटू 746, तो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना है। समझ आया, ये हो गया। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है वो देखेंगे आप, बट फिर उसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो लिखा। तो आप ये समझें कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, हम W की जगह E लिख देते, एनर्जी। अब आप सोच रहे हो भाई ये कैसे लिख दिया, देखो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या कोई दूसरे टाइप की एनर्जी, सब एनर्जी की नहीं बोला, जो कुछ ऐसी भी हैं जिनकी थोड़ी यूनिट में चेंज भी है, मैं जनरल जिनकी बात बोला उनकी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से कुछ एनर्जी जिनकी यूनिट क्या है, या हीट एनर्जी, तो उनकी यूनिट क्या है, जूल, उनकी यूनिट क्या है हमारी, जूल। तो जो एनर्जी की यूनिट जूल है, तो इसी वजह से हमने W की प्लेस पे ही लिख दिया, W की प्लेस पे ही लिख दिया। तो आप ये ना समझें कि ये W है, W लिख दो तो इसमें ऊपर ही लिख दिया, नहीं, यूनिट जब सेम होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाते हैं। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इस वर्क डन की जगह लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन टाइम, और कोई दूसरी एनर्जी U अपॉन टी। तो ये क्यों लिख दिया, आप देखो काइनेटिक एनर्जी अलग चीज है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन अलग है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन अलग है। तो लिख कैसे दिया हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ये पोटेंशियल क्यों लिख दिया, हम सिर्फ एक हमारा बेस है, हमारा बेस ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वर्क डन की जूल है, काइनेटिक एनर्जी की जूल है, पोटेंशियल एनर्जी की जूल है। अब क्योंकि यूनिट जूल है इसीलिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी की जगह दूसरी लिख लेते हैं। बात समझ में आया, तो मैं ये नहीं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी का अलग फॉर्मूला, पोटेंशियल का अलग। तो ये मीनिंग समझना कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, बात समझ में आया, ये चीज। अब क्या हो रहा है, अब जब एनर्जी का होगा तो एनर्जी किसके बराबर हो गई, एनर्जी हो गई पावर इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई को इधर ले आओ, पी के नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर, पी को टी से। तो एक्चुअल में हमारा ये फॉर्मूला होगा,
एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एनर्जी बन जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो वो एनर्जी बन जाती है। तो अब ये तो मैंने आपको लिख के इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आए ये फॉर्मूला कैसे आ गया। आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, अब ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग यूनिट देखें तो पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की होती है वॉट, और टाइम की क्या होगी? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? वॉट सेकंड। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट हो गई। ये कैसी यूनिट हो गई? ये हो गई आपको इसकी एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट हो गई। इतना क्लियर हो गया है? अब इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट तो ये हो गया वॉट सेकंड, और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी इसकी जूल, क्योंकि एनर्जी की जनरल यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। अगर जनरल बताया जूल भी होती है, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जूल है, पोटेंशियल एनर्जी की जूल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। तो जूल या वॉट सेकंड, तो वॉट सेकंड लिखा है तो हम जूल लिख सकते हैं, जूल लिखा है तो वॉट सेकंड लिख सकते हैं, ये समझ लेना, ठीक है। अब क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की हो गई। अब आप ये समझें कि इसके बाद कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, कॉमर्शियल, वो होती है किलो वॉट आर, यानी कि वॉट की जगह आता है किलो वॉट, और सेकंड की जगह क्या आता है? आर, किलो वॉट आर लिखा होता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलो वॉट आर, एस, किलो वॉट आर, इस तरह लिखा होता है। मैं इसको लिख देता हूं फुल फॉर्म, किलो वॉट आर, ये हो गया। केस हो गया किलो, डब्ल्यू हो गया वॉट, एच हो गया आर। ये किलो वॉट आर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। किसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट। इतना समझ में आया? अब उसके बाद क्या हो गया, अगर हम 1 किलो वॉट आर देखें, 1 किलो वॉट आर, तो 1 किलो वॉट आर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के प्लेस में तो 1 लिखा, किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट करना है, तो किलो का कन्वर्जन क्या होता है? 10 की पावर 3। किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख दिया। तो अब किलो तो कहता हूं, वॉट बचा, तो ये हो गया वॉट। किलो वॉट को हमने वॉट में कन्वर्ट कर लिया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। अब आर, अब क्या होता है? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, 3600 सेकंड होते। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 है, इसको फर्क पड़ना नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये है वॉट, ये है सेकंड, तो मैंने क्या लिखा? वॉट सेकंड। अब क्या करा? डेसिमल, देखो कोई भी नंबर होता है उसके एंड में होता है, अगर डेसिमल नहीं लगाया तो हम यहां मानते हैं यहां डेसिमल है। अब इस डेसिमल को चलेगा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट कहां ले गए? लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव एक्स की तरफ ले गए। तो जितने डिजिट इधर ले जाओगे उतनी पावर में ऐड हो जाएगी। तो ये लिखा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। कैसे आ गया 6? 3 तो था ही, डेसिमल यहां था, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 3.6 लिखा ना। तो डेसिमल को आप 3 डिजिट नेगेटिव एक्स की तरफ ले गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो उतनी पावर्स में ऐड कर दिया, यानी कि इसमें +3 कर दिया हमने, तो यहाँ 10 की पावर 6 आ गई। तो ये हो गया हमारा 1 किलो वॉट आर की वैल्यू, 1 किलो वॉट आर। अब अगर इसकी यूनिट देखें तो क्या होगी? वॉट सेकंड, इसकी वॉट सेकंड होगी। अब वॉट सेकंड और जूल, वॉट सेकंड तो जूल भी लिख सकते, जूल लिख सकते, मैंने पहले बताया। तो आपको ये याद रखना, 1 किलो वॉट आर इक्वल टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये आपसे कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, तो ये आप इसका ध्यान रखें। तो डायरेक्टली पूछी जा सकती है 1 किलो वॉट आर इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स, कितने जूल के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर हीट का फॉर्मूला, यानी कि आपने किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में करंट दिया तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हीट प्रोड्यूस करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। आपने देखो एलईडी, ये कूल लाइट में आती है। कूल लाइट का मतलब इसलिए होता है, जैसे बल्ब लगाते थे
तो बल्ब अगर कमरे में लगा दे तो थोड़ा सा क्या टेम्परेचर को बढ़ाते थे। तो एलईडी जो है वो बल्ब के कंपेरिजन में देखा जाए तो वो कम हीट प्रोड्यूस करती है, करती वो भी है, क्योंकि अगर आप एलईडी देखोगे थोड़ी देर चलेगी, फिर उसको छू के देखोगे तो गर्म हो जाती है। बस ये होता है, बल्ब को तो आप छू ही नहीं सकते थे। बल्ब अगर 10-15 मिनट ऑन रहा, जो पहले यूज होते थे, तो वो बहुत गर्म हो जाता, उसको आप स्विच ऑफ करते एकदम हाथ से नहीं पकड़ सकते। आप एलईडी को पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप हर चीज में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ जब भी डील कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखें, प्रॉपर ग्लव्स पहने, ठीक है, प्रॉपर शूज पहने और तभी काम करें। ऐसे आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम बिना शूज, बिना ग्लव्स के या बिना किसी की अंडरटेकिंग में ना करें। ये मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है कि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करें और किसी के सुपरविजन। तो क्या होता है, बल्ब को जब छूते तो बहुत गर्म होता है, एलईडी तो इतनी गर्म नहीं होती, तो इसलिए कूल लाइट में आती है, ये कम हीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन हीट सब प्रोड्यूस करती है। जिसमें करंट जाएगा, ठीक है, हर इलेक्ट्रिसिटी का अप्लायंसेस हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम हीट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखो बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। अभी आपने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े, पावर के फॉर्मूले। पावर फॉर्मूला क्या हो गया? VI, जरा बताओ तो। दूसरा फॉर्मूला क्या था? I²R। तीसरा फॉर्मूला क्या था? V²/R। ये 3 फॉर्मूले पढ़े नहीं पढ़े? ये पावर के फॉर्मूले थे। अगर मैं क्या करूं, इन सब को, बात समझना बड़ा आसान है, इन सबको T और T इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये P हटा के क्या हो जाएगा? ये हीट के फॉर्मूले बन जाएंगे। यानी कि पावर के फॉर्मूले को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हीट के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आप पावर के फॉर्मूले याद कर लो और बस हीट के फॉर्मूले तो याद ही हो गए, बस T से मल्टीप्लाई तो करना है, बस हीट के फॉर्मूले हो गए। तो ये मैंने एक आपको आसान तरीका बताया याद करने का। इतना क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसकी डेफिनेशन बता चुका। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे डेफिनेशन लिखवाया था कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की को जब डिफाइन करने की बात है तो करेगा सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि कोई बैटरी या सेल ले लिया, उसको किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से लगा दिया, तो वो बैटरी सेल उसमें क्या करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बैटरी और सेल क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। और कितने टाइम तक प्रोवाइड करेगी, जब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाती है उस सर्किट की एनर्जी। बात समझ में आया? तो अब यहां पर एक चीज समझना है, और वैसे डेफिनेशन आपको कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी सोर्स कितना वर्क कर सकता है, दैट इज नोन एज एनर्जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सोर्स हो जाएगा सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि बैटरी या सेल या कोई और सोर्स, और कितने टाइम तक वो वर्क करेगा और कैसा वर्क करेगा। यहां पर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा उसका वर्क ये होगा कि वो अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर के चार्ज को किसको देगा? उस सर्किट को देगा जिस सर्किट से उसे कनेक्ट कर दिया गया। ये उस सोर्स का वर्क है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी छोटी सी 2 डेफिनेशन थी, मैंने इसमें छोटे छोटे पॉइंट बताए, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप समझें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तो समझता हूँ कई बार पूछा जाता है। तो हर क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग तो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भैया आप कुछ भी आ सकते हैं। देखो बोर्ड में तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सिलेबस में से ही आता है, इसलिए हर क्वेश्चन को हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा, उसमें से कुछ होते हैं, कुछ ज़्यादातर पूछे आते हैं तो उनको ज़्यादा बोल देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मैं जब फिर बता रहा हूँ, बोर्ड में तो हर क्वेश्चन ही जो एनसीईआरटी में दे रखा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है उसमें से। देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक आपके पास 3 बल्ब है, 3 बल्ब, ठीक है। इसमें मैं एक क्वेश्चन और भी बताऊंगा इससे रिलेटेड। 3 बल्ब, ये हमारा 100 वॉट का है, ये 100 वॉट का, ये 60 वॉट का है और ये 40 वॉट का है। ये 3 बल्ब है। अब आप ये समझना, आपको लग रहा होगा यार ये तो रेजिस्टेंस बना दिया, और बोल रहे हैं कि बल्ब है। क्या बोल रहा है? बल्ब, और बना दिया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के ऊपर ये ऐसा गोला बना दिया। देखो एक चीज आप समझे, अभी आपने 10th में सबके सिंबल पढ़े, रेजिस्टेंस का सिंबल पढ़ा, बैटरी का, सेल का, बल्ब का, ठीक है। वहां बल्ब कैसे बनाते थे, ठीक है। लेकिन क्या है ना, आप 12th में ऐसा नहीं बनाएंगे।
मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत हो गया, बात ये है बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं बल्ब लगा दिया, तो कोई बोल सकता मैं तो एलईडी लगा दिया, किसी ने बोला मैं तो CFL लगा दिया। अब ये तो सिंबल बल्ब का बताया, ठीक है। तो वही बात आपको समझना है, ऐसे बहुत सारे अब कोई जब सर्किट की बात होगी, कोई AC भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, रेफ्रिजरेटर, कूलर, प्रेस, तो इन सबके सिंबल नहीं है। एक चीज समझना, आप AC चल रहा है, AC है, कूलर चल रहा है, तो कूलर कोई सिंबल है, ठीक है, AC का कोई सिंबल है, कुछ नहीं। तो अब क्या करते हैं, जब कोई भी अप्लायंसेस की बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की, तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो हम उसकी जगह सीधा रेजिस्टेंस बना देते हैं। बस ये जनरल तरीका है। कोई भी अप्लायंसेस का हम साइन नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी अप्लायंसेस बनाया तो कहेंगे ऐसे बना दिया, लिख दिया क्या है, ये बल्ब है तो लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया ये B1 बल्ब है, ये B2 है, ठीक है, ये B3 है, ऐसे लिख दिया, ये वैल्यू लिख दिया हमने, और रेजिस्टेंस बना दी, गोला बना दिया। तो हर जगह हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, गोला बना दिया, और उसको लिख देंगे जो भी है, क्योंकि हर अप्लायंसेस की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हर अप्लायंसेस का हमारे पास सिंबल अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ रही ये चीज। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीरीज में 3 बल्ब लगे हैं, तो बताओ इनमें से सबसे तेज कौन जलेगा, सबसे ज्यादा चमक, सबसे ज्यादा रोशनी कौन देगा, कौन देगा। तो इसमें बच्चों आपको लॉजिक वैसे लग रहा है 100 वाट का सबसे ज्यादा देगा, लेकिन नहीं, आपको देगा 40 वाट वाला बल्ब। अब आपको लग रहा है अरे ये कैसे हो गया, या अभी तो एलईडी खरीदने जा रहा है मार्केट में, अपने घर में जलाया, आपके पेरेंट ने बोला जाओ बेटा ये एलईडी 10 वाट की है, कम रोशनी दे रही है, आप गए 20 वाट की लगा दी, आप बोले अब बढ़िया दे रही है, अब बोले सर तो बताने लगे ये 40 वाट का तेज चलेगा, ये क्या हो गया, आपके साथ तो 100 वाट का चलना चाहिए। तो एक चीज समझना, आपके घर में जो कनेक्शन है, आपके घर में, पड़ोसी के घर में या मेरे घर में जो कनेक्शन करके जाता है इलेक्ट्रीशियन, वो सारे कनेक्शन पैरेलल में करके जाता है। किसमें करके जाता है, पैरेलल में। 10th क्लास में भी आपने सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस या उनके सर्किट की मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ी हो। दोनों की मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, पैरेलल की भी डीमेरिट्स है, लेकिन पैरेलल की मेरिट्स डीमेरिट्स से ज्यादा है। तो इसलिए हम अपने घर में या आप लोग या जो भी होता कनेक्शन कहाँ करे जाते हैं, पैरेलल में करे जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक जगहें हैं जहां पर सीरीज में करे जाते हैं, लेकिन जर्नली जो है वो पैरेलल में ही करे जाते हैं। बात समझ में आ गया आपको, कहाँ हो गया वो भी बता दूंगा आपको। अभी क्या हो रहा था देखो क्या, तो इसमें क्या आप ये ध्यान रखना कि अगर सीरीज में बल्ब लगा दिए गए तो जो सबसे कम वॉट का होगा वो सबसे तेज जलेगा, जो सबसे ज्यादा वॉट का होगा वो सबसे धीरे जलेगा। धीरे जलेगा मतलब क्या होगा, सबसे कम ब्राइटनेस कौन प्रोड्यूस करेगा, 100 वाट, उससे ज्यादा 60 वाट, उससे ज्यादा 40 वाट। 40 वाट हमारा यहाँ हीरो है, सबसे तेज रोशनी दे रहा है। इतनी बात समझ में आई। और अगर पैरेलल में हमने तीनों को लगा दिया होता तो पैरेलल में कोई टेंशन नहीं, पैरेलल में तो हो ही गई है। ऐसे ये हो गया हमारा, 3 लगा दे रहा हूं इस तरीके से, ये हमारे पैरेलल में हो गए। अब अगर पैरेलल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया 100 वाट, 60 वाट एंड 40 वाट, ठीक है। और यहां हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट, सबसे तेज ये जलेगा दिस वन। ये तो घर वाला है। तो आपको समझ, ये तो पूछते नहीं क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछते, क्योंकि ये अगर गैस वर्क भी कोई बच्चा कर रहा है तो वो 100 वाट बताता, वो इसको पूछते, इसको पूछते इसमें। चलो ठीक है, आपने ये तो समझ लिया कि ये इसमें चलता। अब आप ये समझना है, देखो एक तो आप इतना तो आपको क्लियर हो गया कि सीरीज में सबसे कम वॉट का सबसे तेज जलेगा और पैरेलल में सबसे ज्यादा वॉट का। अब अगर आप इसकी डिटेल समझना चाहते हो कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है, तो मैं इसको यहां पर अभी बताता हूं। अगर आपको लगे कि वो ज्यादा आपको थका रहा है तो कोई बात नहीं, तो छोड़ दो, आप ये याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो मैं कहूंगा आप इस चीज को समझें। तो अब आप देखें बच्चों कि किस तरीके से इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले की हेल्प से इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखो इसको एक चीज समझना, सीरीज कॉम्बिनेशन एक होती है प्रिंट पावर। मैं बिल्कुल आपको बहुत ही टेक्निकल चीज और बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, आप उसको ध्यान देना तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी, आगे के लिए भी हेल्प मिलेगी।
देखो एक होती है प्रिंट पावर और जिसको बोलते हैं पावर रेटेड। एक होती है प्रिंट पावर जिसे हम बोलते हैं पावर रेटेड। रेटेड का मतलब जो लिखा हुआ है, और एक होती है पावर कंज्यूम। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या, देखो अब अंतर ये है, जैसे कि मान लिया ये आपके पास तीन बल्ब है, आप 3 बल्ब लेके आए अपने घर में रख लिए, पावर लिखी हुई 100 वाट, 60 वाट, 40 वाट। आपके घर में रखने से पावर कंज्यूम नहीं होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप अपने घर में 4 एसी ले आए, अब बताओ क्या पहले जितना बिल आ रहा था उतना ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा, कम आएगा? तो कुछ बच्चे सोचेंगे अरे 4 एसी आ गए तो अब बिल ज्यादा आएगा। अब मैं तो कहूंगा बिल ज्यादा आएगा ही, बिल्कुल उतना ही आएगा। क्यों मैंने कहा 4 एसी ले आए, ये थोड़ी बोला कनेक्शन लगा दिया 4 एसी का। 4 एसी ले आए, घर में रखे हुए। तो वही समझना है कि उनकी कुछ पावर है, लेकिन वो पावर प्रिंट है, उन एसी में प्रिंट है, आप उन्हें यूज थोड़ी कर रहे हो, वो तो घर में रखे हुए हैं। तो ऐसे ही जो पावर प्रिंट होती है, आप बल्ब ले आए, ये 3 बल्ब लाए, आपने घर में रख लिए, तो ये पावर कंज्यूम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो पावर लिखी हुई है, इन पर कितनी पावर के ये हैं। बात समझ आ गई? अब आप इन्हें लगाएंगे जब सर्किट में, तब ये जलेंगे, जब जलेंगे तब पावर कंज्यूम करेंगे। उस समय जो ये पावर कंज्यूम करेंगे वो कहलाएगी पावर कंज्यूम, यानी कि वो जो पावर यूज कर रहे होंगे वो क्या कहलाएगी? पावर कंज्यूम। पर जो लिखी हुई है वो क्या कहलाती है? पावर रेटेड। रेटेड से बिल नहीं आता। रेटेड बिल का मतलब आप ले आए अपने घर में 1000 बल्ब ले आओ, रखे घर में, तो मीटर में क्या फर्क पड़ने वाला? वो प्रिंट पावर। अब बात ये आती है, जब आप बल्ब लेके आए तो आप देखना बल्ब या एलईडी, उस पर 2 चीजें लिखी होती, एक तो वोल्टेज लिखे होते हैं और एक उस पर लिखा होता है उसकी पावर। ये 2 चीजें लिखी होती, और भी चीज लिखी होती, फ्रीक्वेंसी भी और तो बाकी चीज लिखे, 2 तो पक्का ही लिखा होगा। इससे क्या बदलता? अब आपको इन बल्ब की एक तो ये पता है कि ये इतने वॉट का, और इस पे लिखा होगा कि कितने वोल्टेज का है। मान लो 220 ही वोल्टेज लिखा है, तो हम क्या करेंगे? इन बल्ब की रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने पहले बल्ब की रेजिस्टेंस निकाला, पावर का फॉर्मूला P = V²/R। इस फॉर्मूले से हमने R निकाला, R = V²/P। ठीक है। अब ये देखो वोल्टेज तो सब पर, इस पे भी 220 लिखे हैं, इस पर भी 200, इस पे भी 220, यानी कि हर बल्ब पर जो प्रिंट है वो 220 वोल्ट लिखा है कि ये बल्ब हमारा 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, ये प्रिंट है और इतने वॉट प्रिंट है। तो वोल्टेज तो सबके सेम हो गए, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो गई? पावर की। यानी कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम, जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट, सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ 40 वोल्ट। यानी कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम, फिर 60 वॉट वाले की फ्री। ये हमें एक सीरीज पता चल गई। ये हमने बल्ब को देखा, उस पर पावर देखी, उस पर वोल्टेज देखे, उससे रेजिस्टेंस का पता कर लिया कि इन तीनों बल्ब में, ये लगे होने या ना लगे होने से कोई मतलब नहीं, तीनों बल्ब हमारे टेबल पर रखे, हमने उनके पावर और वोल्टेज देखकर ये निकाल लिया कि भाई रेजिस्टेंस कितनी है, मतलब किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब क्या करना है? सीरीज में जो है वो आपको पता है करंट सेम रहता है, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस का दूसरी चीजें हो, करंट हम क्या बोलते हैं? सेम रहता है सीरीज में। कल बैटरी की बात कर रहे थे कि 2 बैटरी या 2 सेल्स सीरीज में लगे तो का करंट सेम रहेगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया P = I²R। तो करंट तीनों बल्ब में सेम हो गया, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के हो जाएगा। तो ये जो पावर है ये पावर कंज्यूम, ये बात क्या कर रहे हैं? पावर कंज्यूम। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कितनी पावर ये तीनों बल्ब कंज्यूम करेंगे, कितनी पावर ये तीनों बल्ब कंज्यूम करेंगे। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होगी, तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है? 40 वॉट वाले की। इसका मतलब पावर ऑफ 40 वॉट बल्ब। अब समझना बात को, देखो सबसे ज्यादा पावर किसकी आएगी? जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगी। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी है? इसकी। तो ये पावर कंज्यूम है। देखो प्रिंट तो इसकी सबसे कम है,
प्रिंट तो इसकी कम है, लेकिन जब तीनों की बात कर रहे हैं तो इसकी सबसे कम पावर है, इसकी उससे ज्यादा, उसकी उससे ज्यादा, लेकिन ये करें कंज्यूम कौन ज्यादा कर रहा है, तो कंज्यूम ये कर रहा है। क्यों कंज्यूम कर रहा है? क्योंकि 40 वॉट वाले की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो पावर कंज्यूम्ड जो होगी वो 40 वॉट वाले की सबसे ज्यादा होगी। जब वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो सबसे तेज वही जलेगा। समझ में आया? तो मैं लिख दिया पावर कंज्यूम, ये पावर सी, पावर कंज्यूम क्या है? 40 वॉट वाले की सबसे ज्यादा, फिर पावर कंज्यूम मैं सी लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, उसके बाद उससे 60 वॉट वाले, उससे कम, फिर पावर कंज्यूम किसके होगा? 100। तो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम ये कर रहा है तो सबसे तेज ही जलेगा। तो ये इसका एक तरीके से प्रूव हो गया, ठीक है, फॉर्मूले की टर्म में ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो देखो ये तो चीज हमारी ये फिक्स रहेगी, ये चीज हमारी फिक्स रहेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं होगी। रजिस्टर निकालने का तरीका है, मतलब किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ये हमने उस मेथड से निकाला, हमने कोई सीरीज या पैरेलल में लगाया उससे मतलब नहीं। मैं पहले बता चुका हूं, हमारे पास टेबल पे 3 बल्ब रखे, उनका हमने पावर देखा, उनके वोल्टेज देखे, उसके अकॉर्डिंग ये बना लिया। अब हमने लगाया पैरेलल में, तो जब पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में लगाने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, P = V²/R। ठीक है, जब आपने यही फॉर्मूला दोबारा से यूज करा तो ये इसलिए यूज करा क्योंकि जैसे सीरीज में करंट सेम था तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो V सबके लिए सेम हो गए। जब V सबके लिए सेम हो गए तो P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? R हो गया। यानी कि पैरेलल के लिए ये कंडीशन हो गई कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पावर सबसे कम, उसकी पावर, और ये पावर कौन सी? पावर कंज्यूम्ड, यानी कंज्यूम्ड निकाल रहे हैं इससे। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है? 40 वॉट वाले की। तो पावर कंज्यूम 40 वॉट वाला सबसे कम करेगा, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तो पावर कंज्यूम सबसे कम, उसके बाद पावर कंज्यूम शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पीसी, फिर किसकी हो जाएगी? 60, और उससे ज्यादा हो जाएगी पावर कंज्यूम 100। तो पैरेलल में सबसे ज्यादा कौन पावर कंज्यूम करेगा? 100 वॉट का बल्ब, तो वो सबसे तेज जलेगा। सीरीज में सबसे ज्यादा पावर कौन कंज्यूम करेगा? 40 वॉट का बल्ब, तो वो सबसे तेज जलेगा। तो ये चीज अगर आपको समझ में आती तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये बहुत थकाने वाली चीज है, टेढ़ी मेढ़ी लग रही, तो कोई बात है, एटलीस्ट आप इतना तो याद कर लें कि भाई सीरीज में सबसे कम वॉट का बल्ब सबसे तेज जलेगा और सबसे ज्यादा वॉट वाला बल्ब सबसे धीरे या सबसे कम ब्राइटनेस के साथ जलेगा। तो इतना हो जाएगा। और पैरेलल वाला तो मैं बता ही चुका हूं, पैरेलल वाला ज्यादातर आता ही नहीं है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो तो 100 वॉट वाला सबसे तेज जल रहा है, जैसी वैल्यू वैसा ही उसका ऑर्डर है ब्राइटनेस का। तो एग्जाम में जो चीजें पूछी आती है वो थोड़ी सी ट्विस्टेड पूछी आती है, जिसमें बच्चा सोचे, जो लॉजिकली डायरेक्टली जैसे दिख रही है वैसा उनका आंसर नहीं होता। बात समझ आए? इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये मैंने आपको बताया तो याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको जैसे जैसे मैं वीडियो डालते जाता हूँ, किसी की कोई डाउट का डालना है, किसी के चैप्टर का, किसी टॉपिक का, तो वो आपके पास उनके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आप अपडेट रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी, आपके सिलेबस की भी चीज़ें पता चलती रहेंगी और भी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।